नमस्कार, पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। अमेरिका में दिए गए एक बयान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताया है। इतना ही नहीं, अति आत्मविश्वास के साथ उन्होंने प्रश्न पूछने वाले से यह तक कह दिया कि आपने मुस्लिम लीग का अध्ययन ठीक से नहीं किया है। लेकिन सच तो यह है कि राहुल गांधी खुद या तो मुस्लिम लीग के इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं, या फिर वायनाड से जिस मुस्लिम लीग की मदद से वो चुनाव जीते थे उसका एहसान वो विदेशी धरती पर झूठ बोलकर उतार रहे थे। अब जरा इतिहास के पन्नों से तथ्यों के साथ जान लेते हैं कि जिन्ना की बनाई गई घोर सांप्रदायिक मुस्लिम लीग और केरल की मुस्लिम लीग में क्या समानता है। पहला और प्रमुख तथ्य तो यह है कि केरल की मुस्लिम लीग का जन्म ही जिन्ना की मुस्लिम लीग की कोख से हुआ है। वही मुस्लिम लीग जिसने धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग की थी। आजादी के बाद जिन्ना तो पाकिस्तान चला गया, लेकिन अपनी सांप्रदायिक विचारधारा का जहर भारत में फैलाने के लिए अपने शागिर्दों को छोड़ गया। उसके इन्हीं चेलों ने केरल की मुस्लिम लीग को पाला पोसा और उसे खड़ा किया। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि खुद को धर्मनिरपेक्षता का ठेकेदार बताने वालों ने कभी इस बात पर आपत्ति क्यों नहीं की कि इस देश में आजादी के बाद भी बंटवारे की जिम्मेदार मुस्लिम लीग है ही क्यों। दरअसल आजादी के पहले दक्षिण भारत में जिन्ना के दो खास चेले थे, बी पोकर साहिब बहादुर और दूसरे थे एम मोहम्मद इस्माइल। ये दोनों दक्षिण भारत में जिन्ना की मुस्लिम लीग का कामकाज देखते थे। इन दोनों के नेतृत्व में ही 1945-46 के चुनावों में मद्रास प्रांत, जो आज के डेट में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, उसमें मुस्लिम लीग को भारी कामयाबी मिली। जिसमें मुस्लिम लीग का नारा क्या था? नारा था, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मर कर लेंगे पाकिस्तान। इस चुनाव में मद्रास प्रेसिडेंसी के सभी 28 मुस्लिम रिजर्व सीटों पर मुस्लिम लीग जीत गई। वहीं संविधान सभा यानी केंद्रीय असेंबली के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में 3 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई थीं, जिसमें सभी 3 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। अगर आपको यह लग रहा है कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मर कर लेंगे पाकिस्तान के नारे के साथ जीती मुस्लिम लीग के सभी नेता देश का बंटवारा होने के बाद जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए होंगे, तो ये जान लीजिए कि ये दोनों नेता न केवल बंटवारे के बाद भारत में ही रहे, बल्कि इन्होंने वही किया जो जिन्ना चाहता था। एक बार फिर जिन्ना की मुस्लिम लीग को भारत में जिंदा कर दिया। आजादी के मात्र 7 महीने बाद ही 10 मार्च 1948 को एम मोहम्मद इस्माइल और बी पोकर ने मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई। मद्रास के राजाजी हॉल में हुई इस बैठक में मुस्लिम लीग के वो सभी बड़े नेता शामिल हुए जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान नहीं गए थे, बल्कि हिंदुस्तान में ही रहकर ही एक बार फिर से नफरत के बीज बोने की तैयारी कर रहे थे। और अपने इसी मिशन को अंजाम देने के लिए 10 मार्च 1948 को भारत में मुस्लिम लीग का फिर से गठन किया गया और इस बार इसे नाम दिया गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। एम मोहम्मद इस्माइल इसके पहले अध्यक्ष चुने गए और उन्हें नाम दिया गया कायदे मिल्लत, यानी देश के नेता। जब देश आजादी की ओर बढ़ रहा था, तब दक्षिण भारत में एक अलग पाकिस्तान बनाने की मांग उठ रही थी और इस मांग को पूरी ताकत के साथ उठा रहे थे मद्रास प्रांत के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, यही मोहम्मद इस्माइल। 18 जून 1947 को डॉन में छपी खबर के अनुसार मद्रास प्रोविंस के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने एक अलग मुस्लिम देश मोपलिस्तान की मांग की है। उनका कहना है कि मोपला मुस्लिमों की नस्ल हिंदुओं से अलग है, वे अरब के वंशज हैं। मोपला मुस्लिमों का धर्म ही नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, रहन सहन इस इलाके के बाकी हिंदुओं से अलग है। मालाबार की कुल जनसंख्या 15 लाख है, जिसमें से 9 लाख मोपला मुसलमान हैं और ये इलाका यूरोप के अल्बानिया से भी बड़ा है, लिहाजा इसे अलग देश बनाया जाए। सोचिए, इसी सांप्रदायिक सोच वाली मुस्लिम लीग ने आजादी के बाद अपने नाम के आगे इंडियन तो लगा लिया, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा नहीं बदली, क्योंकि आजादी के महज 12 दिन बाद यानी 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की एक अहम बैठक में मुस्लिम लीग के बाकी सदस्यों के साथ साथ केरल के मुस्लिम लीग के नेता बी पोकर और एम मोहम्मद इस्माइल ने
बिना किसी संकोच के एक घनघोर सांप्रदायिक मांग रखी। इन दोनों की मांग ये थी कि पूरे देश में चुनावों में मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्व सीटें होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े हों और सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट डालें। जिन्ना के शागिर्द बी पोकर 1952 में केरल की मल्लपुरम से तो 1957 में केरल की ही मंजेरी सीट से लोकसभा का चुनाव जीते। वहीं दूसरा जो उनका शागिर्द एम मोहम्मद इस्माइल भी चालाकी में किसी से कम नहीं था। ये संविधान सभा का सदस्य बनने के बाद 1952 से 1958 तक राज्यसभा में सांसद रहा। इसके बाद ये 1962, 1967 और 1971 में लगातार 3 बार केरल के मंजेरी सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। 1954 में जब हिंदू मैरिज एक्ट पर बहस चल रही थी, तब मुसलमानों के लिए भी मुस्लिम मैरिज एक्ट लाने की मांग हुई और अगर ये मांग पूरी हो जाती तो उसी समय 3 तलाक के खिलाफ कानून बन गया होता। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। हिंदू मैरिज एक्ट पर बहस के दौरान मुस्लिम लीग के सांसद एम मोहम्मद इस्माइल ने 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में जो कहा था, उसे राहुल गांधी को ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि नेहरू सरकार ने देश के मुस्लिम समुदायों की भावनाओं का आदर किया और उन्हें इस विवाह अधिनियम से बाहर रखा। हमारा मुसलमानों का अपना खुद का एक कानून है जो हमारे मजहब के आधार पर बना है। ये कानून हमारे धर्म का अटूट हिस्सा है और हम इसे अपनी जिंदगी में सबसे पवित्र और सबसे अनमोल मानते हैं। सोचिए, जिस मुस्लिम लीग के नेता आजाद भारत में मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्व सीटें और शरिया कानून की मांग कर रहे थे, आज उसी मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस गठबंधन में है और राहुल गांधी उसे गैर सांप्रदायिक पार्टी बता रहे हैं। सोचिए, तब से लेकर आज तक कौन सी पार्टी मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देगी, यही सोचकर केरल की मुस्लिम लीग कभी कांग्रेस तो कभी कम्युनिस्ट पार्टी का दामन थामती रही है। यह भी विचारनीय बात है कि इस देश के सारे लिबरल चाचा नेहरू को धर्मनिरपेक्षता का मसीहा मानते हैं। नेहरू जिंदगी भर जनसंघ और आरएसएस का विरोध करते रहे, लेकिन ये लिबरल कभी ये नहीं बताते कि नेहरू ने 1960 में मुस्लिम लीग के साथ बाकायदा सत्ता में हिस्सेदारी की थी। इसी साल हुए चुनावों में केरल में कांग्रेस की जीत हुई और इसके बाद केरल मुस्लिम लीग के नेता और कभी जिन्ना के बेहद करीबी रहे KMCT को केरल विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। यानी जिस पार्टी ने 13 साल पहले देश के टुकड़े किए थे, उसका एक नेता राज्य का विधानसभा अध्यक्ष बनकर बैठा हुआ था। यहां तक कि कांग्रेस के समर्थन से 1979 में मुस्लिम लीग के नेता CH मोहम्मद कोया केरल के मुख्यमंत्री तक बन गए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मोहम्मद कोया की सांप्रदायिक सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो मुस्लिम कट्टरपंथी सोच का बचाव करते रहे और इसका प्रमाण मिलता है उनके एक इंटरव्यू में। 30 नवंबर 1979 को मोहम्मद कोया ने इंडिया टुडे मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अल्पसंख्यकों के सांप्रदायिक संगठन और बहुसंख्यकों के सांप्रदायिक संगठन अलग अलग होते हैं। हम अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन बहुसंख्यक तो कहीं भी अधिकार जमा सकते हैं। उन्हें सांप्रदायिक संगठनों की जरूरत ही क्या है? सोचिए, आज ऐसी सोच वाले नेताओं की पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करके खुद को धर्मनिरपेक्ष बताती है और राहुल गांधी ऐसी पार्टी को विदेशी धरती पर जाकर गैर सांप्रदायिक बताते हैं। और ये गठबंधन कोई 1-2 साल पुराना नहीं है, बल्कि ये नापाक रिश्ता पिछले 60 सालों से चल रहा है। ये सिर्फ केरल में मिलकर सरकार नहीं चलाते हैं, बल्कि मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार में भी मुस्लिम लीग शामिल थी। इसलिए मुस्लिम लीग के बारे में राहुल गांधी को किसी और को नसीहत देने से पहले खुद इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए कि जिस पार्टी को वो गैर सांप्रदायिक बता रहे हैं उसका इतिहास क्या है। और अगली बार जब कोई कांग्रेस का नेता किसी को सांप्रदायिक कहे तो वो पहले ये बताए कि जिन्ना की पार्टी से उनका रिश्ता क्या है। राहुल गांधी के ज्ञान और अध्ययन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।